आपको क्या मिल जाएगा? हाँ स्टार्ट ही है। हाँ, चेक करना है स्टार्ट। ठीक। हाँ तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट। अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसकी डायरेक्शन पता चल जाएगी अपन को। और डायरेक्शन का पता कैसे लगाएंगे? इसको किससे मल्टीप्लाई करवा दो? एकांक सदिश से, यूनिट वेक्टर से, हो गया बस। तो E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर केप। बस ये वेक्टर फॉर्म है इसका। अगर ये चार्ज कैसा हो? पॉजिटिव हो, तब तो E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और ये आर केप आ गया। अगर यही चार्ज क्या हो? नेगेटिव हो, ऋणात्मक आवेश हो, तब E इज इक्वल टू ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस लगाओगे, आर केप लगा दोगे। अब देखो यहाँ पर एक गलती हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर आपने क्या नहीं लगाया अभी तक? वेक्टर फॉर्म नहीं लगाया। वेक्टर फॉर्म लगाना बहुत जरूरी है, तभी तो पता चलेगा नहीं कैसी क्वांटिटी है। तो कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है वेक्टर फॉर्म, और ये नेगेटिव चार्ज के लिए। हालांकि अपन ये लिखते हैं ज्यादातर। समझ आ गया ना? अब ये आर केप क्या बताएगा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की ओर, रेडियली आउटवर्ड, त्रिज्यते बाहर की ओर। ठीक। और अगर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड, मतलब अंदर की ओर। समझ आया ना? तो चाहो तो इसको उतार लो कहीं कॉपी के कोने पे। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है और ये नेगेटिव चार्ज के लिए है। ठीक है ना? और अगर एग्जाम में तुम वेक्टर फॉर्म में भी लिखते हो तो सही है तुम्हारा, ये याद रखना इस बात को। ये भी सही है, वो भी सही है। मिटा दे इसको। ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं, मतलब ये याद कर लो आप तो। इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर केप। आर केप क्या है यहाँ पे? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला भी होता है ना, क्या होता है? कैसे निकालोगे इस यूनिट वेक्टर को आप? अब रूट वाला है, वो तो दो वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ने का फॉर्मूला है। इसको कैसे निकालोगे? ये पढ़ाया था मैंने आपको 11वीं क्लास के अंदर, कि अगर मान लो कोई ए है, ये एक एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मोड। ये पढ़ाया था ना आपको। अब इसको अगर इस फॉर्म में लिखना तो लिख सकते हो ना, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मोड, ऐसे। हालांकि ये पूछते नहीं एग्जाम में, इसलिए मैं पढ़ाया नहीं मैंने आपको। ठीक है ना? ये तो बेसिक नॉलेज आपका अगर याद होता तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? यूनिट वेक्टर को निकालने का तरीका है ये, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मोड। ओके, ठीक। और वेक्टर के क्वेश्चन अपने आगे आएंगे, वैसे गाउस लॉ में आते हैं वेक्टर के क्वेश्चन। अब जैसे ये, जैसे इधर देख लो, एक चीज और देख लो। जैसे आर वेक्टर है, इस जैसे लिखा हुआ है 3i केप प्लस 2j केप प्लस के केप, ऐसे। ये तो होता है वेक्टर फॉर्म। इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको अपन? कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। और हिंदी में इसको बोलते हैं कार्तीय रूप। क्या बोलते हैं? कार्तीय रूप। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कार्तीय रूप बोलते हैं इसको। और हिंदी में क्या बोलते, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कार्टेशियन फॉर्म। ठीक, ऐसे ये आएगा, गाउस लॉ में आएगा ये। अभी नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ोगे ना तुम, उसमें आएगा ये, विद्युत फ्लक्स। मिटा दे इसको। तो ये बेसिक चीजें आपको याद रखनी इलेक्ट्रिक फील्ड में। देखो दो तीन बातें याद रखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन याद कर लो, याद कर लोगे ना? इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले हैं, कौन कौन से? एक तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। ठीक। और इसका डेरिवेशन है, इससे तो आता नहीं है।
तो E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट। अब इसमें तुमको ये वाली बात याद रखनी है कि इसमें क्यू नोट क्या है, टेस्ट चार्ज है। कहने का मतलब ये कि ये वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा, ये तो खुद इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, इसलिए अपने आप पर क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एक फोर्स महसूस करेगा। लेकिन अगर इस कैपिटल क्यू की बात करोगे ना, तो ये वाला चार्ज कौन सा होगा, सोर्स चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा, ये तो खुद इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। इसका मतलब ये वाला चार्ज किसी दूसरे चार्ज के ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, लेकिन खुद अपने आप पर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, कहने का मतलब। और ये सारी बातें किसने बताई थी, माइकल फेराडे ने, पता है ना, बता दे इसको। अब इसके बाद में जो टॉपिक आता है ना, अच्छा मैं क्या बता रहा था, एक डेफिनेशन, फॉर्मूले दोनों, और इसके वेक्टर फॉर्म याद कर लो, बस ये तो इसमें और क्या है। और डायरेक्शन, कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, डिपेंड करती है डायरेक्शन की चार्ज का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो बाहर की ओर, और नेगेटिव है तो अंदर की ओर। तो दो बातें याद रख लो, क्या दिक्कत है। अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा ना, वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये तो देखो ये रही, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग को दिखाई देती है क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होती है, 10th क्लास में पढ़ी अपन ने। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जो कि एक चुंबक अपने चारों ओर क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। अब उस चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने के लिए अपन क्या करते हैं, काल्पनिक रेखाएं खींच देते हैं चुंबक के चारों ओर, एन पोल से एस पोल की ओर। तो वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, कहने का मतलब। अब वो दिखाई तो देती है नहीं अपन को, इसलिए उसको फिजिक्स में क्या बोला गया, इमेजरी लाइंस, काल्पनिक रेखाएं, ठीक है ना। तो वैसे ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये भी क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है। लेकिन ये हमें एक नॉलेज देती है, एक जानकारी देती है, वो क्या, डायरेक्शन का। किसका, डायरेक्शन का। तो अपना जो अब नया टॉपिक स्टार्ट होगा वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो मैं लिख देता हूं एक बार, तो इसकी प्रॉपर्टी एग्जाम में आती है, कोई भी 2 3 4 प्रॉपर्टी पूछ सकता है इसकी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ओके, बताओ डेफिनेशन। विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। देखो ये अभी भी गलत है डेफिनेशन, एक्यूरेसी बताओ एकदम, अभी एक्यूरेसी नहीं है। हाँ माइन, आप बताओ, पढ़ा नहीं क्या आपने, किसी को भी आइडिया नहीं है क्या, अफसाना। विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची जाती है, ऐसे क्या, विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए। अच्छा मेरे को बताओ, विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, जैसा तो होगी ना। तो आप थोड़ा सा एक वर्ड है ना मिस कर रहे हो, वेरी गुड, ये सही है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या करे, शो करे, वे इमेजिनरी लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस को क्या करे, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या करे, शो करे, रिप्रेजेंट करे। ऐसी इमेजिनरी लाइंस को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। और हिंदी में कैसे बताओगे, वे काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, ऐसी काल्पनिक रेखाओं को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है। तो लिखना चाहोगे इसकी डेफिनेशन, हाँ लिखी हुई है ना, लेकिन जो लिखी हुई है वो थोड़ा सा सही करा उसको। अच्छा वो वापस से लिखाएंगे, तो हिंदी में कैसे लिखोगे, वे काल्पनिक रेखाएं जो वे काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है।
और इंग्लिश में क्या बोलोगे? द इमेजिनरी लाइंस विच रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है ना, ये आपको याद रखनी है, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है इसका। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं? द इमेजिनरी लाइंस विच रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये डेफिनेशन पढ़ाने के बाद में मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी इसकी, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म पढ़ाए थे मैंने, और कम से कम 7 या 8 पढ़ाए थे, 7 या 8 है। कितने लिखे आपने? 4 ही लिखे क्या? 4 ही लिखाए थे आपने? कितने लिखे? अफसाना 7 है ना? हाँ, ये तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो नहीं लिखा हुआ है वो लिख लेना, लेकिन शॉर्ट में बताएंगे आपको सारी बातें। ओके, तो हेडिंग क्या होगी अब? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और हिंदी में क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। तो देखो, पहली प्रॉपर्टी तो आपने पहली पढ़ ली है, कौन सी? डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर होगी। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे तो बनाओगे तुम, किस तरफ बनाओगे? बाहर की ओर, ऐसे बनाओगे। और जो दूसरी लाइन इसके अंदर ऐड करोगे वो क्या होगी? कि जो नेगेटिव चार्ज है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की ओर, या फिर ऐसे ऐसे बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर होती है, किसके लिए? नेगेटिव चार्ज के लिए। और पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर होती है। देख पा रहे हो ना? ये इसकी पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी क्या थी? अब देखो, इसी से बना सकते हो दूसरी प्रॉपर्टी भी, रटना नहीं है। अब देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकलकर ऐसा लग रहा है यहाँ के दूसरे ही अंदर, देख पा रहे हो? देखो, यहां से निकलकर ऐसे घूमती हुई यहाँ अंदर आ रही है। या फिर इसको देखो, ये ऐसे बाहर निकलकर ऐसे घूम के इधर आ रही होगी, ऐसा फील होता है ना अपन को। अब देखो, ये जैसे ये देखो, ये बाहर निकलकर ऐसे घूम के इधर आ रही होगी। तो यहाँ पर पता क्या लग रहा है? कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो पॉजिटिव चार्ज से तो निकलती है, स्टार्ट होती है, और नेगेटिव चार्ज पे आते ही क्या हो जाती है? वो समाप्त हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है वो। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होगी। दिख रहा है सब कुछ, तो रटने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या दूसरी जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी? ऋणात्मक आवेश की ओर होती है। विद्युत क्षेत्र रेखा धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर होती है। और आप क्या लिखोगे? हाँ, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट नेगेटिव चार्ज। स्टार्ट होती है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होती है नेगेटिव चार्ज पे। हो गया? ठीक है ना? अब इसका डायग्राम चाहो तो बना सकते हो, बनाना भी अपन को। देखो, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये नेगेटिव चार्ज हो गया। पॉजिटिव चार्ज से तो क्या होगी? स्टार्ट होगी, और नेगेटिव चार्ज पे आते ही खत्म हो जाएगी। तो यहाँ से स्टार्ट कर दो या बना दो, यहाँ पे आके क्या हो गई? ये टर्मिनेट हो गई, खत्म। या फिर ऐसे बनाओ, यहाँ पे आते ही क्या हो गई? खत्म हो गई। एक यहाँ से बना दो, लो ये देख लो, एक यहाँ से निकाल दो, एक यहाँ से निकाल दो, एक यहाँ से, ऐसे बना सकते हैं अपन। यहाँ से तो क्या हो रही है? निकल रही है, और यही घूम के यहाँ पे आ रही होगी। समझ आ रहा है? ऐसे इसका वो बन जाएगा डायग्राम। ठीक है ना? क्या लग रहा है आपको ये? ठीक है ना? तो ये डायग्राम बन जाएगा। बोलो, इसी से बना लेना। समझ आया? अब इससे देखो तीसरी प्रॉपर्टी बन जाएगी, दूसरी से रटने की जरूरत ही नहीं है, इससे दूसरी प्रॉपर्टी बन जाएगी। अब मेरे को बात बताओ, आप ए पॉइंट से स्टार्ट होते हो और मैं कहूं कि आपको ए पॉइंट पर ही आना है,
और मैंने रास्ता बताया कि आपको ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, फिर यहाँ पे ऐसे आना है। आप ऐसे निकले, इधर आए, इधर आए, फिर यहाँ पे आए, फिर वापस ए पॉइंट पर आ गए। ए पॉइंट से निकले और ए पॉइंट पर वापस आ गए। लेकिन ये कब? जब आपका इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी ए है। तो देखो आपने क्या बनाया, एक क्लोज पाथ। क्या बनाया? एक क्लोज पाथ बनाया है, एक बंद लूप बनाया आपने। लेकिन बंद लूप आप कब बना सकते हो? जब आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो? सेम हो। अब यहां पर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से तो निकल रही है, नेगेटिव पे आके टर्मिनेट हो रही है। क्या नेगेटिव से निकल के वापस पॉजिटिव जा रही है क्या? तो क्या ये क्लोज पाथ बनाएगी? नहीं बनाएगी ये। बस ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी होगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप का निर्माण नहीं करती है, क्योंकि वो पॉजिटिव से तो निकलती है और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाती है। ऐसा नहीं कि नेगेटिव से निकलकर वापस पॉजिटिव पे आएगी, गलत है, ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? एन पोल से निकलती है और एस पोल पे आती है, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट देखोगे तो एस से निकलेगी और एन पे वापस आ जाएगी। तो वो बनाएगी बंद लूप। आगे पढ़ेंगी अगर ये सिलेबस में रहता है तो। सिलेबस का भी पता नहीं ना अभी, सिलेबस कौन सा कट होगा। समझ आ रहा है? पीछे के चैप्टर तो जाएंगे तो कंफर्म। तो यहां पर तीसरी प्रॉपर्टी क्या लिखोगे? विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। और इंग्लिश में क्या लिखोगे? द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट प्रोड्यूस क्लोज पाथ। लिख सकते हैं ना, क्लोज पाथ नहीं बनाती है। या फिर ऐसे लिख दो, द क्लोज पाथ इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ऐसे लिख लो। समझ आया? आते नहीं समझ में आएगा ये? वापस बताऊं, क्लोज पाथ है ये कब बन सकता है? जब तू ए से निकले और ए पर ही आ जाए, तभी बन सकता है ना। अब रास्ता कुछ और हो सकता है इसका, नहीं बनेगा तो क्लोज पाथ ही ना। अब ऐसे तुम ऐसे बता सकते हो, ए से निकले और ए से ए पे वापस आ गए, तो ये भी तो क्या बन गया? एक क्लोज पाथ बन गया। लेकिन क्लोज पाथ बनाने के लिए तुम्हारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होना चाहिए, तभी क्या बन सकता है? क्लोज पाथ बन सकता है। देखो वहां पर देखो, पॉजिटिव से तो क्या हो रही है, ये निकल रही है और नेगेटिव पे आके टर्मिनेट हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि नेगेटिव से निकल के वापस पॉजिटिव पे आ रही है, ये थोड़ी हो रहा है इसमें, ये शो नहीं करती ऐसा। इसलिए आप इतने बनाओगे। अब बताओ, क्या ये क्लोज पाथ है? ये ओपन पाथ हो गया। इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती है, क्लोज पाथ नहीं बनाती है। हो गया, ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। बोलो, लिख लोगे ये भी, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले, फोर्थ देखो। देखो फोर्थ, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। अब देखो ये जो मैंने गोला बनाया ना, इसको आप चार्ज की सरफेस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? चार्ज की सरफेस, पॉजिटिव चार्ज की सरफेस है ये, ठीक। अब जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने को कहा जाए तो कैसे बनाओगे? फिर ऐसे तो बनाओगे ना, और बाहर बनाओगे। डायरेक्शन किस तरफ होगी? बाहर। देख पा रहे हो? लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है और जो चार्ज की सरफेस है, ये एक दूसरे के क्या होंगे? क्या होंगे? परपेंडिकुलर। विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश की सतह के लंबवत होती है। अब लंबवत बाहर की ओर भी हो सकती है, लंबवत अंदर की ओर भी हो सकती है। अगर ये नहीं पढ़ा तो ये आप ऐड कर सकते हो इसको। तो मैं चार्ज की सरफेस के क्या होगी? परपेंडिकुलर। चार्ज की सरफेस के क्या होगी? ये परपेंडिकुलर होगी। बोलो, कोई दिक्कत इसमें? समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? ये हो गया एक तो, मिटा दे। चार प्रॉपर्टी हो गई, और भी देखते हैं। चार्ज की सरफेस क्या हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर। लेकिन चार्ज की सरफेस देखो कैसी बनाई है मैंने, सर्कुलर बनाई है, स्फेयर टाइप में बनाई है, तभी होगा ही। ऐसे ही बनाना चार्ज की सरफेस।
ऐसा फिजिक्स में अलाउ नहीं है। चार्ज कभी बनाओ तो उसके चारों ओर क्या बनाओगे, ऐसा सर्कल सा बनाओगे आप। ऐसा ये मनगढ़ंत कहानियां है जो आपको याद रखनी है। ठीक, चार्ज की सरफेस के क्या होगी, परपेंडिकुलर। विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश की सतह के क्या होती है, लंबवत। अब वो लंबवत बाहर की ओर भी हो सकती है, लंबवत अंदर की ओर भी हो सकती है। तो लिखते रहो यार, समझ आ रहा है ना, लिखते रहो इन चीजों को आप। अब जैसे ये मैंने बनाया तो आप इसको उतार सकते हो, फिर आप खुद थ्योरी बना सकते हो इसकी। या आपको वो ARMS वाले चैनल पे तो वीडियो मिल जाएंगे, उस पर देख लो। नहीं लेकिन पहले इसको बनाओ तो सुनो ना आप, इस आइडिया कैसे लगेगा। ठीक, कितनी प्रॉपर्टी हो गई, 4 हो गई। पांचवी की बात करते हैं। देखो पांचवी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो E इज इक्वल टू क्या पढ़ लिया, हाँ, और ये पढ़ा ना KQ/R²। क्यों क्या होता है इसमें, शॉर्ट चार्ज। चार्ज मत बोलो, बस शॉर्ट चार्ज अच्छा लगता है इसमें, शॉर्ट चार्ज बोलने से, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। अब देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैसे हिंदी मीडियम वाला कोई दिक्कत नहीं है ना, विद्युत क्षेत्र बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूं तो आपको समझ आ जाएगा ना, है ना। कोई वर्ड समझ में नहीं है तो मेरे को अतुआत पूछना, ऐसे नहीं कि यार सर बुरा मान जाएंगे, ऐसा मत करना, अतुआत पूछो। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो चार्ज के, देखो यहाँ पर क्या है, तो यहां से तुम थ्योरी क्या बना सकते हो, बड़ा चार्ज बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा चार्ज छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो मतलब है इसका। अब बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चार्ज तो बड़ा है, बड़ा चार्ज है, उसकी बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड को तुमको रिप्रेजेंट करना है, बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड को तुमको बताना है। कैसे बताओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने के लिए क्या करते हो तुम, डायरेक्शन को शो करने के लिए क्या करते हो, लाइनें खींचते हो ना, खींचते हो लाइनें। अब तुमको बोले बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है तो तुम ज्यादा लाइनें खींच दोगे, समझ आ रहा है क्या। तो चार्ज जितना बड़ा उतना ही बड़ा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो बड़ी, मतलब बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी पड़ेगी, समझ आ रहा है। इसका मतलब अब देखो, अब हिंदी में बोलते हैं इसको, विद्युत क्षेत्र का परिमाण, विद्युत क्षेत्र का परिमाण आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है, देख पा रहे हो। अर्थात आवेश का परिमाण यदि बड़ा है तो वह अधिक विद्युत क्षेत्र बनाएगा, और यदि आवेश का परिमाण छोटा है तो वह विद्युत क्षेत्र कम बनाएगा। अधिक विद्युत क्षेत्र बनाने के लिए, अधिक विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करने के लिए उस आवेश के चारों ओर अधिक विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची जाती है, और कम विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करने के लिए, कम विद्युत क्षेत्र बनाने के लिए उस आवेश के चारों ओर कम विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची जाती है। तो यहां से एक पॉइंट अपन को मिल गया कि जिस जगह पर या जिस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा होगी उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और जिस पॉइंट या जगह पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कम बनाई गई है तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां से मीन्स निकल गया। अब देखो मैंने एक ना डायग्राम भी बनाया था इसका, ऐसा याद है क्या डायग्राम, ऐसे। अब देखो, देखना, एक तो ये लिया था मैंने, एक ऐसे, एक ऐसे। अब ये मैंने लिए, ये मैंने पॉइंट लिए, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। अब मैं तुमको बोलूं कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, क्यों बोला, ये रीजन नहीं है, गलत, ज्यादा है, ऐसे बोल दो ना फटाफट। देखो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इस ए पॉइंट पर, मतलब ज्यादा है। तो इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये तो कंफर्म हो गया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, या फिर ऐसे बोलो विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है वो समानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के। जिस जगह पर तुमको विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा मिल रही है, क्या मीन्स हो गया कि उस जगह पर विद्युत क्षेत्र क्या है, ज्यादा है। तो देखो यहाँ पर ये इस, अब इसको तुम ए पॉइंट बोलो या किसी जगह का नाम बोल दो, यहाँ पर तुमको देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या मिल रही है, 8 मिल रही है, ज्यादा मिल रही है। हाँ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, समझ में आया। अब तुमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मान लिया थोड़ी देर के लिए, ई ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। बी और सी में से बताओ, ये यहाँ तक गई, ये पूरा बताओ। बी और सी दोनों इक्वल बता रहे हो ना। अब यहाँ पर एक लॉजिक लगाना है आपको। लॉजिक क्या है, अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, पास पास है। चार तो यहाँ पर भी, चार यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर देखो पास पास है, जबकि यहाँ पर देखो दूर दूर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज्यादा होगा, गलत। सी पे कैसे होगा, बी पे होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास में है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास में है। तो अगर पास पास पे होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और दूर दूर होगी ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम क्या मानते हो, ई बी, और यहाँ का क्या मानते हो, ई सी, तो बड़ा कौन सा है, ई ए, लिख दिया। फिर उससे छोटा कौन सा है, ई बी, फिर ई सी। बोलो कोई दिक्कत। अब देखो मेरे को बताओ, अब ना मेरे को कौन बताएगा, आतिक बताएगा। अभी बोलना मत, कोई नहीं बोलेगा अभी, ठीक है। ये समझ में आया नहीं ये वाला। इसमें क्या लिखोगे इस प्रॉपर्टी में तुम, जिस बिंदु या जिस जगह पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा होती है या पास पास होती है वहां विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ज्यादा होगा। और जिस जगह पर, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कम है या दूर दूर है वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, कम होगा। और इंग्लिश में क्या बोलोगे, बोल देंगे। हाँ आतिक, कोई नहीं बोलेगा बीच में, ठीक है ना। इसको पूछ रहा हूं मैं क्वेश्चन। एक तो ये चार्ज है मेरे पास, Q1 चार्ज है, ओके। और एक चार्ज है मेरे पास में Q2। ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ठीक है। और ये चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। ठीक, इन दोनों चार्ज में से बड़ा चार्ज कौन सा है, कोई नहीं बोलेगा एक बार। Q1 क्यों है, क्या ज्यादा है, लाइंस। ये क्वेश्चन है वो है, डायग्राम बनाया था और नीचे पूछा था कि उपरोक्त आवेशों में से कौन से आवेश का परिमाण ज्यादा है। किसका परिमाण ज्यादा है, Q1 का, मतलब मैग्नीट्यूड किसका बड़ा है, इस Q1 का बड़ा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बना रहा है, ये ज्यादा बना रहा है। समझ में आया नहीं। देखो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएगा ना, लाइनों के बीच में गैप कम होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास में आती जाएगी, और जहां पास में आएगी वहां पर आपको पता ही है ज्यादा होगा। समझ में आया ना ये कॉन्सेप्ट, ये वाला आपको याद रखना है, ठीक। चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी, और इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा, और पास पास में बना देंगे आप। समझ में आया, ये इसकी प्रॉपर्टी होगी। बोलो कोई दिक्कत इसमें, बोलो, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम।
पूछो 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 पूछो। हाँ, न्यूमेरिकल कहाँ से आएंगे इसमें? ये तो फॉर्मूले, ये तो प्रॉपर्टीज है। फॉर्मूले फॉर्मूले थोड़ी है इसमें। न्यूमेरिकल नहीं आएंगे इस पे, न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। समय आए। अब तू ही बताएगा मेरे को। दो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है मैंने, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है? कोई नहीं बोलेगा। ये बड़ी है, ये छोटी है। अभी रुको, तू क्या बता रहा, बोल। ये बड़ी है। ऐसे नहीं बोला हाइट में चौड़ाई, वैसे नहीं पूछ रहा हूँ मैं, हाइट में बड़ी है ऐसे नहीं बोल। डायग्राम देख के क्या पता चल रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी है? ये बड़ी है। क्यों? हाँ, ये पूछ रहा हूँ तो इसमें। अब देखो नंबर्स को मत देखना अब कि सर नंबर्स इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है तो बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है। तो जितना पास होंगे उतना ही बढ़िया इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे वो। ठीक है, सोचिए डिस्टेंसिंग। अच्छा, पढ़ते आ रहे हो 10th क्लास से कि दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ऐसे बोलो तो फिजिक्स में बोलो, रिपेल करते हैं। हाँ, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और हिंदी में क्या बोलोगे? सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण का बल लगता है जबकि विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण का बल लगता है। अब ये अगर तुमको बात इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की टर्म में समझाना हो तो कैसे समझाओगे? उसका इंडिकेशन क्या है? डायग्राम कैसा बनाओगे कि दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं? इसका डायग्राम तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बना सकते हो। एक इंडिकेशन दे सकते हो कि देखो दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। कैसे? देखो, ये पॉजिटिव चार्ज बनाया और ये क्या बनाया? एक पॉजिटिव चार्ज। अब तुमको पता है ये दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अब रिपेल करेंगे तो इसके लिए अपन इंडिकेशन क्या दे? क्या सिंबल बनाए कि यार ये एक दूसरे को रिपेल करे, ऐसा लगे अपन को? दोनों तरफ क्या बना दूं मैं? एरो बना दूं। एरो से बोला एरो बनाएंगे, लेकिन देखो कैसे बनाएंगे। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये भी क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके अराउंड बनाते हो ना, तो बना दो। अब देखो बना रहा हूं मैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और यहां तो तुम नॉर्मली बना सकते हो ये वाले। देखो ये है, ये बताएगा कि दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर हटती है। ये मतलब है इसका। तो देखो यहाँ पे एक तुमको सिंबल मिल गया कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके पास नहीं जा रही है, इससे दूर हो रही है। थोड़ी देर पास आई फिर दूर होगी, इधर पास आई फिर दूर हो गई। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित। क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित। ये सूचक है, इसका सिंबल है, ये इंडिकेशन देना पड़ता है इसे। तो इसमें तुम लिखोगे क्या? प्रतिकर्षण दो आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल को प्रदर्शित करने के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है। ये इसका मीनिंग हो गया। और अगर ये ही नेगेटिव चार्ज होता, देखो ये क्या होता? नेगेटिव चार्ज होता, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे दूर नहीं जाती, इसके पास आ जाती, इसकी तरफ क्या हो जाती? बेल्ड हो गई। देखो इसका मतलब ये इसको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट। देखो ऐसे,
इसकी तरफ बेंड हो रही है, देखो इसके ऊपर जा रही है, और इसमें देखो क्या हो रहा है, दूर हटने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ ऐसे मतलब ऐसे जनाब, तुमने तो इलेक्ट्रिक फील्ड की सत्यानाश कर दिया फिर, क्योंकि नेगेटिव से तो होती नहीं डायरेक्शन की पॉजिटिव, पता है तुमको, ये बनाना नहीं तुमको। अब ये देखो सिंबल है, ये अंदर की बातें होती है, देखो इसमें इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट, आकर्षित कर रहे हैं। तो लिख सकते हो, हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे, आवेशों के प्रतिकर्षण बल को प्रदर्शित करने के लिए उनके मध्य खींची गई विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से हटने का प्रयास करती है, और आकर्षण बल को प्रदर्शित करने के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे की ओर मुड़ने का प्रयास करती है। ये इसकी थ्योरी हो गई। समझ आ गया, बोलो, ठीक है। और इंग्लिश में कैसे लिखोगे इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बैंड्स, बैंड्स चार्ज से दूर या चार्ज की ओर, चार्ज से दूर, अवे फ्रॉम द चार्ज। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बैंड्स अवे फ्रॉम द चार्ज, इट इज द इंडिकेशन ऑफ द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, इंडिकेशन है ये, ओके। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी और बच गई इसकी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं, याद रखना। अरे बातें क्यों कर रहे हो, लास्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, या फिर ऐसे और इंग्लिश में क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। अब रीजन क्या है बता सकते हो ना, ये तो इजी है, बताओ काटती क्यों नहीं है, परिमाण व दिशा अलग अलग हो जाते हैं, थोड़ा गलत है, बताओ। ये जहीर तो बिल्कुल नहीं पढ़ा, क्या मिल नहीं रही, काट रही है, देखो ये एक तो ऐसे जा रही है और एक ऐसे आ रही है, तो तुमको ये कभी नहीं मिलेगा ऐसा डायग्राम कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते, ऐसा कभी नहीं मिलेगा तुम लोगों को। अब मान लो कि बाई चांस काट भी देती है एक दूसरे को, तो वो गलत है, पॉसिबल नहीं है। अब क्यों पॉसिबल नहीं है, अब देखो जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को अपन क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु, या फिर बोलते हैं कटान बिंदु, दो नाम है इसके, या तो प्रतिच्छेद बिंदु या कटान बिंदु, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इंटरसेक्ट पॉइंट, इंटरसेक्ट पॉइंट बोलते हैं। अब देखो इस इंटरसेक्ट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दो रिप्रेजेंट हो गई, क्या, इस एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दो शो हो रही है, एक तो इस तरफ भी हो रही है और एक इस तरफ भी हो रही है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है। तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनाते हो, ऐसे तो बनाते हो ना। अब यहाँ पर देखो, तुम यहाँ पे पॉइंट बनाओ, एक यहाँ पे बनाओ, तो ये वाला पॉइंट क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, और ये वाला पॉइंट भी क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे भी है ऐसे भी है, पॉसिबल है ऐसे, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही होती है, कभी भी दो नहीं होती, याद रखना इस बात को। तुमने कभी ऐसा बनाया, कभी नहीं बनाते अपन ऐसा। अब देखो इंटरसेक्ट पॉइंट एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, चार हो गए। अब देखो इस पॉइंट पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तुम कंफ्यूज होगे यार, ये बताए कि ये बताए, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये भी है ये भी है, कंफ्यूज हो गए, पूरा कॉन्सेप्ट ही खराब हो गया ना। तो एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दो नहीं हो सकती, एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही होती है, याद रखना इस बात को।
इसलिए कहते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टी। बोलो इस प्रॉपर्टी में आपको कोई दिक्कत? कम से कम 8 प्रॉपर्टी पढ़ी है अपन ने, तुमको 8 को याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम का पता नहीं 5 पूछे, 6 पूछे, 7 पूछे, 8 पूछे, बड़ा क्वेश्चन बना सकता है 8 पूछने के लिए। बोलो, ये आपका टॉपिक पूरा हो गया। अब इसका एक टॉपिक बचा लास्ट, कौन सा? टॉर्क। और टॉर्क से पहले तुमको पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव है। क्या पढ़ना पड़ेगा? वैद्युत द्विध्रुव है, वो पढ़ना पड़ेगा पहले। 2 टॉपिक बचे देखा जाए तो। वैद्युत द्विध्रुव तो एक सिंपल सी थ्योरी है, वो तुमको रटनी पड़ेगी, एक कहानी बनाई गई है। और जब टॉर्क पढ़ोगे, टॉर्क क्या नाम सुनते जैसे हो रहा है, जैसे पहली बार नाम सुन रहे हैं। टॉर्क नहीं सुना नाम? माहिन क्या होता है टॉर्क? और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण। पढ़ रखा नहीं बल आघूर्ण? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या करता है वस्तु को? वस्तु को, एक वस्तु ही है बस। हाँ, वो फोर्स लगा रहा है, दिख रहा है ना, बल लग रहा है। आघूर्ण मतलब क्या होता है? घूमना होता है आघूर्ण का मतलब ये वस्तु को क्या कराएगा? घुमाएगा। ये वस्तु को क्या करेगा? ये घुमाएगा। और ये तुम पढ़ोगे उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल में। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है वो पढ़ाना पड़ेगा तुमको। टाइम कितना हो रहा है? तो 11 बजे। हाँ ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल का केवल इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आपको। ओके, लास्ट टॉपिक है ये, सेकंड लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके बाद में ये टॉर्क वाला आ जाएगा, फिर चैप्टर पूरा हो जाएगा फिर। ठीक, तो शॉर्ट नोट्स बनाओ इसके। और क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। किस किस ने नहीं पढ़ रखा है टॉपिक, और किस किस ने नहीं लिख रखा? हाँ, ये तो लिखा हुआ है क्या आपका? इसका जायदा का लिखा हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है क्या? साइदा जो भी है आपका भी नहीं लिखा हुआ है क्या? तो ये पढ़ाएंगे क्या ऐसे? मतलब थ्योरी भी लिखवाए साथ साथ में? हाँ ठीक है, फिर हेडिंग लगाओ। हाँ डाल सकते तो कोई दिक्कत नहीं। स्कूल वाले चैनल पे सारे वीडियो अपलोड है, लेकिन आप देखे नहीं आपने, क्या करें? ठीक है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो देखो भाई, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव है, बस इतना ही बोलते हैं इसको, वैद्युत द्विध्रुव है। परिभाषा सुनो, परिभाषा सुनो, इसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी? अगर तुम प्लस क्यू माइनस क्यू को सेपरेट करते हो एट वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, दिस सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। हिंदी, ऐसा निकाय जिसमें, अब देखो इधर देखो, परिमाण क्या है? समान, कैपिटल क्यू है। अरे परिमाण को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड। यहां पर मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है ना। देखो ये 5 कूलम का, तो ये भी 5 कूलम का होगा। शर्त क्या है? ये माइनस में होगा, वो प्लस में होगा। अब ये प्लस माइनस क्या होते हैं? नेचर, ठीक है ना, प्रकृति। तो देखो, दो समान परिमाण लेकिन
विपरीत प्रकृति वाले आवेशों को दो समान परिमाण लेकिन विपरीत प्रकृति वाले आवेशों को यदि अत्यल्प दूरी पर रख दिया जाए, यदि अत्यल्प दूरी पर रख दिया जाए तो ऐसे निकाय को या फिर बने निकाय को क्या कहा जाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। इंग्लिश में क्या बोलोगे? इफ सेम बट अपोजिट, वापस बोलते हैं, इफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर, ये तो लिखोगे ना, आर सेपरेटेड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, देन दिस सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हो गया इसका सिस्टम है, एक निकाय है। कैसे बनाओगे? दो चार्जेस को क्या करोगे? एक दूसरे के पास में रखोगे, लेकिन चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम। 5 कूलम का ये तो 5 कूलम का ये भी, लेकिन नेचर कैसा होना चाहिए? अपोजिट। अगर दोनों बहुत कम दूरी पर रखे हुए हैं एक दूसरे से तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। समझ आ गया परिभाषा? तो ऐसा निकाय जिसमें समान परिमाण लेकिन विपरीत प्रकृति वाले आवेश एक दूसरे से बहुत अत्यल्प दूरी पर रखे होते हैं, ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल। द सिस्टम इन विच सेम मैग्नीट्यूड बट नेचर इन अपोजिट आर separated at very small distance, then this type of system is known as इलेक्ट्रिक डाइपोल। बोलो कोई दिक्कत? ये इसकी डेफिनेशन तुमको याद करनी पड़ेगी। ये डिफाइन है तो डिफाइन है, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं अपन, ठीक। अब कभी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा। क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल है? गलत। इलेक्ट्रिक डाइपोल में चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम। और नेचर कैसा होना चाहिए? अपोजिट। क्या ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है? 5 कूलम -5 कूलम, दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 mm। क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये है। तुम लोग केमिस्ट्री में देखते हो Na+Cl-, देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। चार्ज का नेचर कैसा हो गया? अपोजिट। और मैग्नीट्यूड देखो, इस पे +1 इस पे -1, सेम। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं। HCl H+Cl-, वो भी क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल है। याद रखना, वो सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं, विद्युत द्विध्रुव होते हैं वो। तो ये परिभाषा हो गई। बोलो इसमें कोई दिक्कत आपको? डेफिनेशन तो आपको याद करनी पड़ेगी। अब डिफाइन तो डिफाइन है, इसे क्या करें? चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम, लेकिन नेचर कैसा होगा? अपोजिट। अगर ऐसे चार्जेस को हम क्या कर दे? बहुत कम दूरी पर रख दे, एट वेरी 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 स्मॉल डिस्टेंस पे रख दे, तो बनने वाला सिस्टम क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर? कर लोगे? अब इसमें तुम 3 चीजें पढ़ते हो। क्या? 3 चीजें तुमको पढ़नी पड़ेगी जो एग्जाम में कभी नहीं आएगी। ये और सुन लो, पढ़नी पड़ेगी, लेकिन उसी से कॉन्सेप्ट चलेगा अपना। क्या करें? ठीक। अब देखो, अब ये चार्ज जैसे आपने बनाया +Q का, एक बनाया -Q का, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या मान ली? अब देखो 12 को ना रिप्रेजेंट किया गया वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस से। 12 का मतलब ये मत समझो ना कि 2 गुना लेंथ हो गई। 12 का मतलब बहुत कम डिस्टेंस है इनके बीच में, ऐसा सिंबल बना दिया फिजिक्स में। अब देखो, क्या ये दोनों चार्जेस किसी लाइन के एलोंग ही तो होंगे ना भाई? इन दोनों चार्जेस को कोई ना कोई तो रेखा होगी मिलाने वाली, मैंने बना दी। अब ये तुमको पढ़ना पड़ेगा। अब इस लाइन को अपन क्या बोलते हैं? वैसे तो इमेजिनरी है, लेकिन वैसे बोलते हैं इसको एक्सियल लाइन। क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अक्षीय रेखा। क्या बोलते हैं इसको? अक्षीय रेखा। अक्षीय रेखा किसको बोलोगे?
दो चार्जेस को मिलाने वाली रेखा, दो चार्जेस को मिलाने वाली लाइन ज्वाइनिंग क्या कहलाती है? अक्षीय रेखा कहलाती है। बोलो कोई दिक्कत? तो ये अक्षीय रेखा का कॉन्सेप्ट तुमको याद रखना, क्योंकि ये डेरिवेशन में आएगा अभी। अक्षीय रेखा किसको बोलोगे? दो चार्जेस को मिलाने वाली रेखा, लाइन ज्वाइनिंग क्या कहलाएगी? अक्षीय रेखा कहलाती है, एक्सियल लाइन कहलाती है। एक तो ये हो गई, ओके। एक ये होती है निरक्षीय रेखा, वेरी गुड। ये लाइन ज्वाइनिंग तो है ही है। ये क्या है? दोनों के बीच की डिस्टेंस। अच्छा, इन दोनों का सेंटर पॉइंट कहां पे होगा? बीच में होगा ना, कहां पे? यहाँ पे। अगर ये सेंटर पॉइंट O है तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 1 कैसे होगी? दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? तो ये कितनी हो गई? L हो गई ना। माइंड क्या कर रहे हो? तो ये कितनी हो गई? L हो गई। बोलो कोई दिक्कत? अब देखो, अगर इस सेंटर पॉइंट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दूं मैं ऐसे, इसको आप क्या बोलोगे? निरक्षीय रेखा। क्या बोलोगे? निरक्षीय रेखा। निरक्षीय रेखा। क्या बोल रहे हो? किसे बोला काटने वाली? काटना नहीं है इसको, या तो इसको ऊपर बनाओ या फिर इसको नीचे बनाओ। हाँ, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोलते हैं इसको? इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं इसको। याद करो को इसको, इक्वेटोरियल लाइन। क्या इक्वेटोरियल लाइन एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर है ना? है, ठीक है। क्या तुम यहां पर बना सकते हो क्या इक्वेटोरियल लाइन? अब मेरे को अब एक बात याद रखो, इक्वेटोरियल लाइन हमेशा सेंटर से ही बनाओगे आप। इसलिए इसकी डेफिनेशन अगर तुम ये बोलते हो कि अक्षीय रेखा के लंबवत खींची गई रेखा निरक्षीय रेखा कहलाती है, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि तुम निरक्षीय रेखा को यहां भी तो बना सकते हो, यहां भी बना सकते हो, तो ये गलत हो जाएगा। कहां से बनाओगे? सेंटर पॉइंट से बनाओगे। तो सेंटर पॉइंट के परपेंडिकुलर, सेंटर पॉइंट के परपेंडिकुलर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? निरक्षीय रेखा कहलाती है। ये परिभाषा सही है। बोलो, समझ आया नहीं? सेंटर पॉइंट से बनाना है इसको, ऐसे नहीं कि यहां बना दिया, मैं यहां भी बनाऊंगा, मैं यहां भी बनाऊंगा, गलत हो जाएगा। फिर सेंटर पॉइंट से बनाना है। अब देखो, इसको सेंटर पॉइंट नहीं बोलते, इसको सेंटर पॉइंट है तो सेंटर पॉइंट ही, लेकिन अब ये टॉपिक पढ़ रहे हो तुम इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसलिए इसको नाम दे दिया डाइपोल सेंटर। क्या नाम दे दिया? डाइपोल सेंटर। एक मान सम्मान होता है ना, वैसे टॉपिक का मान सम्मान देने के लिए डाइपोल सेंटर बोल दिया इसको। तो डाइपोल सेंटर के परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई लाइंस को क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। और हिंदी में क्या बोलोगे? अब डाइपोल सेंटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विध्रुव केंद्र। क्या बोलते हैं? द्विध्रुव केंद्र। द्विध्रुव केंद्र के लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाती है? निरक्षीय रेखा कहलाती है। 2 पॉइंट हो गए। अक्षीय रेखा का कौन से समझ में आ गया ना, और निरक्षीय रेखा का भी आ गया। अब मैं पूछूं द्विध्रुव केंद्र किसको बोलते हैं? इसकी परिभाषा बताओ, डाइपोल सेंटर की परिभाषा बताओ। द्विध्रुव केंद्र की परिभाषा बताओ। डाइपोल सेंटर की परिभाषा बताओ। सामने दिखाई दे रहा है फिर भी नहीं बता रहे। वेरी गुड, बन गई ना। अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा जहां मिलती है, जिस पॉइंट पर वो काटती है या जिस पॉइंट पर वो मिलती है, मीट करती है, उसको आप क्या बोल सकते हो? द्विध्रुव केंद्र। या फिर ऐसे तो बोल सकते हो कि दोनों आवेशों का केंद्र ही क्या कहलाता है? दो परिभाषा है, वो से भी याद कर लेना, लेकिन एग्जाम में नहीं है ये याद रखना। लेकिन ये तुमको ना जब डेरिवेशन करोगे ना तो तुमको चीजें लिखनी पड़ती है। माना कि द्विध्रुव केंद्र से दूरी L है, ऐसे लिखना पड़ेगा। अब तुमको पता है नहीं O क्या है,
तो तुम कैसे लिखोगे, ये मतलब है इसका। क्योंकि यहाँ पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब मेरे को याद है अपन को 2 डेरिवेशन और करने हैं अभी तो। 2 डेरिवेशन और करने हैं अभी तो। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना पड़ेगा, और एक निरक्षीय रेखा विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। वो तो पढ़ाया नहीं मैंने आपको अभी तक। तो मैं सोचू 2 डेरिवेशन मिस हो रहे हैं, कहाँ के है वो डेरिवेशन। अब समझ में आया कि यहाँ पर के है। डेरिवेशन डेरिवेशन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने पड़ेंगे। डेरिवेशन तो भरमार है फिजिक्स में। न्यूमेरिकल तो तुम भले ही मत करो, लेकिन डेरिवेशन तुमको छोड़ने नहीं है, सारे डेरिवेशन करने हैं। कितना ही करें, ऐसा है। एक डेफिनेशन बता दे केवल, एक और लास्ट 2 लाइन की डेफिनेशन है बस, बताए। देखो क्या क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, बताओ। डायरेक्शन मत बोलो, डायरेक्शन तो होती ही नहीं है चार्ज की। वेरी वेरी गुड। सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर के चार्जेस को यदि पास में रखा जाए, बहुत कम, बहुत नजदीक रखा जाए, बहुत कम दूरी पर रखा जाए, तो बनने वाला निकाय क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। उसके बाद में तुमने क्या पढ़ा, अक्षीय रेखा, एक्सियल लाइन क्या होती बताओ। हाँ, 2 आवेशों को मिलाने वाली रेखा अक्षीय रेखा कहलाती है। ओके, निरक्षीय रेखा बताओ। गलत। हाँ, द्विध्रुव केंद्र के लंबवत, ऐसे बोलो, द्विध्रुव केंद्र के लंबवत, परपेंडिकुलर, डाइपोल सेंटर के परपेंडिकुलर जो ड्रॉ की गई लाइन है उसी को अपन क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। डाइपोल सेंटर की बताओ डेफिनेशन। उसी को डाइपोल सेंटर बोलते हैं। आज के इतना काफी है, कल पढ़ेंगे। कल मतलब बुधवार को करेंगे, ठीक है। ओके।